सॉरी यार, हम बता तो इसमें बहुत कुछ दिए लेकिन जब एकाएक देखते हैं तो पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे बंद हो गया था। पिछले क्लास में जो आप लोग देखे होंगे उसमें हम ये बता चुके थे कि इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है। ये भी समझा दिए थे कि जितना इस प्लस के ऊपर फोर्स लग रहा है उतने माइनस के ऊपर, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है अब सब चीज़ समझाने के बाद दोबारा फिर से रिपीट हमको करना पड़ेगा। देखो इस पर फोर्स कितना लगेगा या इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो अभी तो बहुत अच्छा से इसको बताए थे, फिर से देखो दोबारा बताते। ई बराबर फार्मूला होता है F/Q। ये हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता में टेस्ट चार्ज, हाँ टेस्टे चार्ज। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E गुने में Q, ये टेस्टे चार्ज है तो E गुने Q हो जाएगा। तो वही फोर्स E गुने Q लिखें या Q गुने E लिखें, यहाँ पे प्लस Q गुने E, यहाँ माइनस Q गुने E। प्लस का मतलब है कि एक डायरेक्शन में, तो माइनस का मतलब है अलग डायरेक्शन में। मतलब कि किसी भी एक बॉडी पे या कहो एक बॉडी के दोनों किनारों पे अगर समान परिमाण में फोर्स लग रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड समान है, इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है और इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एगो उधर और एगो इधर, तो इसके कारण यह बॉडी घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। 11th में एक चैप्टर होता है कि अगर किसी एक बॉडी के दोनों किनारे पे एक पर नीचे बल लगाएं और दूसरे किनारे पर ऊपर बल लगाएं और दोनों पे समान फोर्स लगाएं, तो इसके कारण यह बॉडी गोल गोल घूमने लगेगा, मतलब रोटेट करने लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि इस पर फोर्स नहीं लगा है, कपल ऑफ फोर्स लगा, मतलब जोड़े में, एक नीचे तो एक ऊपर, और इस कपल ऑफ फोर्स को टॉर्क कहा जाता है कि टॉर्क के कारण वो घूम रहा है। हालांकि टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखोगे तो टॉर्क का हम लोग फार्मूला जानते हैं या आप भी जानते होंगे कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, मतलब कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के बीच में। जैसे कि मान लीजिए कि एक फोर्स इधर काम कर रहा है और दूसरा फोर्स इधर काम कर रहा है, शायद दिखाई भी नहीं देता होगा, इधर लिख देते हैं तो इधर देखो, एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, तो इन दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो तिरछे नहीं चलेगा, यहाँ से एक लाइन खींचो परपेंडिकुलर, ऐसा से कि जो इस पर भी 90 डिग्री हो और इस पर भी 90 डिग्री हो। वही चीज़ तो हम किए हैं, ए बी डाइपोल मान लिए थे और बी से एक लाइन खींचे इस तरह से कि जब हम इस फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये 90 डिग्री हो और उस फोर्स पर भी 90 डिग्री हो, तो यही कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ध्यान रहे कि जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और कुछ लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रहे, इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख रहे हैं, यानी जो हमको BC दिखाई दे रहा है, BC, यहीं पर अगर देख ले कि BC है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये दिया हुआ है कर्ण, तो अगर कभी पूछेंगे क्या, जरूरत पड़वे करेगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो लंब माने BC और बटा कर्ण माने कितना है 2L, तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 2L को गुना कर देंगे, 2L इधर गुना हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। तो ध्यान रहे कि अगर BC का भी ज़रूरत पड़ गया तो वहाँ पे लिखेंगे 2L इंटू साइन थीटा। अब एक बार देख लेते हैं कि इतना चल रहा है या कहीं रिकॉर्डिंग बंद हो गया, जारी तो है। अब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कल तो डायग्रामें समझाते रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया था। डायग्राम, अच्छा इसको नहीं मिटाते, इसका ज़रूरत पड़ेगा, हालांकि अगर मिटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन रहने देते हैं। कहाँ तक लिखना है, वहाँ तक पूरा ठीक है। चलो जो लिखे हैं वो अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे कंसीडर ए या एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, यही तो माने इलेक्ट्रिक डायपोल हम ए बी माने हैं। इस डायपोल का लेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ऑफ लेंथ 12, लेंथ कितना है 12, हैविंग डायपोल मोमेंट, हिंदी वाले भी उबियाइएगा नहीं, हम हिंदी बोलेंगे, हैविंग डायपोल मोमेंट P, जिसका डायपोल मोमेंट P है। मतलब जो हिंदी वाले छात्र हैं वो क्या लिखेंगे, तो माना कि एक विद्युतीय द्विध्रुव है AB, माना कि एक विद्युतीय द्विध्रुव AB है, माना कि एक विद्युतीय द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है और जिसका डायपोल मोमेंट P है, हिंदी तो बोल दिए। और इस तरह से है सच दैट, यह इस तरह से है सच दैट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कौन, P, P मेक्स एन एंगल, P मेक्स एन एंगल, थीटा बनाता है। P जो है मतलब इस प्रकार से है, माना कि एक विद्युतीय द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इस प्रकार से रखा गया है कि डायपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब यहाँ तक तो समझ गए कि माना कि विद्युतीय द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, उसका डायपोल मोमेंट P है, इस प्रकार से रखा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ में थीटा कोण बनाता है, हिंदी बोल दिए। हिंदी वाले छात्र अब इस बात पर नाराज़ नहीं होंगे कि हम हिंदी नहीं बोलते, इतना का हिंदी बोल चुके हैं, ठीक है। अभी डायपोल मोमेंट बना, मतलब डायपोल बना है कैसे, तो कह सकते हैं कि डायपोल is consist of माइनस Q एंड प्लस Q, डायपोल जो बना हुआ है माइनस Q एंड प्लस Q। अब जाहिर सी बात है कि माइनस Q और प्लस Q को हम रखे हैं कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोल रहे हैं ना कि मेक्स एन एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखे हैं। यहाँ पर भी लिखे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, अच्छा यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, ठीक है। डायपोल माइनस Q प्लस Q से बना है, तो क्या होगा अगर माइनस Q प्लस Q से है, तो जाहिर सी बात है कि ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, या इसे लिखो कि माइनस Q एंड प्लस Q एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स QE प्लस में एंड माइनस QE रेस्पेक्टिवली, मतलब कि माइनस Q और प्लस Q एक फोर्स महसूस कर रहा है, माइनस QE मतलब प्लस QE, सॉरी पहले माइनस लिखना, पहले माइनस Q और प्लस QE रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। अब जाहिर सी बात है कि अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो सब चीज़ तो हम बता दिए हैं कि इस पर लग रहा है माइनस Q, वहाँ प्लस Q। अच्छा, तो इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए, एक मिनट नीचे लिखा देखा ना, हाँ, अगर नेट फोर्स पूछा जाए, आप ये बताइए कि नेट फोर्स, ये सब तो लिख दिए, सो नेट फोर्स अगर पूछ दें, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब परिणामी बल इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना लगेगा फोर्स, तो ये को लग रहा है QE प्लस में
और एगो लग रहा है क्यू ई माइनस में, तो जाहिर सी बात है कट के कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डायपोल पर 0। यानी हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। यानी विद्युतीय द्विध्रुव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेट फोर्स 0 होगा। कर बदल लेते, अब इधर लिखेंगे, इस पर दोनों समान फोर्सेस था, क्यू ई प्लस में क्यू ई माइनस में, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में था। तो लिखेंगे कि दीज टू फोर्सेस कौन कौन भाई, एगो प्लस में क्यू ई या बोलो माइनस में क्यू ई, एगो माइनस में क्यू ई हो गया एंड प्लस में क्यू ई हो गया। दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी या छोड़ो, वो तो हम समझाने में ही बोलते, इतना ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है, वो तो जो समझ में आने वाला वो गायब हो जाएगा, हिंदी वाले छात्र को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दीज टू फोर्सेस मेक ए कपल ऑफ फोर्सेस which create a टॉर्क। जाहिर सी बात है कि ये दोनों फोर्सेस एक फोर्स का जोड़ा बनाता है, तो टॉर्क बनेबे करेगा। क्यों टॉर्क बनाएगा, ठीक है, टॉर्क क्यों बनाएगा, बिकॉज these two forces इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल माने मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड अपोजिट है। हिंदी वाले छात्र वो भी लिख लेंगे कि ये दोनों फोर्स माइनस क्यू और प्लस क्यू एक बलों का युग्म बनाते हैं जो कि एक टॉर्क का निर्माण करता है, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, मतलब समान और विपरीत है। इसी के कारण तो टॉर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अब लिखते हैं कि टॉर्क इक्वल टू मालूम है कि फोर्स या कहो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में को माइनस में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी उठा लो, आइदर फोर्स गुने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सुनकर भी लिख लीजिएगा क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ा सा छोटा छोटा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम या बिटवीन टू फोर्सेस। हिंदी वाले छात्र तो लिखेंगे बला घूर्ण बराबर दोनों में से किसी बलों का परिमाण और गुने उनके बीच की लंबवत दूरी। अब फोर्स कितना लिखे हैं, टॉर्क को तो खैर टाउ लिखा जाएगा, फोर्स क्या है तो फोर्स मतलब एफ लिखो ना भाई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने तो इसके हिसाब से BC हो जाएगा। अब ज़रा टॉर्क को छोड़ दिया जाए, फोर्स क्या लिखे हैं तो Q इंटू ई, अगर कहीं देखोगे तो मिलेगा Q इंटू ई लिखल होगा यहाँ पे, या ई गुने Q लिखल होगा, गुने में BC, तो BC भी बगल में निकाल लिए, BC इक्वल टू क्या लिखना है वो निकाल चुके हैं 12 sin थीटा। क्यों निकाले सर, काहे निकाले सर, नहीं हमको सिर्फ डायपोल दिया गया था, और अगर कोई डायपोल दिया गया है तो उसका डायपोल मोमेंट हम जानते हैं, या डायपोल का लेंथ जानते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं। हमें BC के बारे में तो जानबो नहीं करते कि BC है कौन चीज़, या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते थे या तो डायपोल मोमेंट के बारे में जान रहे हैं या डायपोल का लेंथ जान रहे हैं। तो ये BC कौन चीज़ होता है, BC ख़त्म करना पड़ेगा ना, BC निकालना है तो कोई बात नहीं, BC के सामने जो दिखाई दे रहा है वो कर्ण है, कर्ण मालूम है और निकालना हमको लंब था, तो लंब और कर्ण किस में आ जाता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस BC और हाइपोटेनस 12, यहाँ से BC निकल गया।
अब टॉर्क इक्वल टू अगर देखोगे तो ये Q है और ये 2L है, दोनों को गुना कर दो, मतलब Q और गुने में 2L, अलग से E लिखो, डॉट में ही सही जैसे लिखो, इनटू साइन थीटा। अब इसको क्या लिखा जाएगा, अगर याद हो तो डायपोल मोमेंट और डॉट E। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का रोल है, या तो 11th में आप वेक्टर पढ़ें तो बहुत अच्छा बात, नहीं पढ़े हैं तो वेट करो, 12th में भी वेक्टर पढ़ना है, मैथ जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अगर इसको देखा जाए कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है जब दो वेक्टर क्वांटिटी गुना होता है तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। लेकिन अगर साइन थीटा आ जाए इसके बगल में तो इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। यानी अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो भी, यहाँ तो ये सब हटा दीजिए, ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर P अक्रॉस वेक्टर E। अगर ऐसे लिख देते तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ही होता है कि P डॉट E और डॉट साइन थीटा, P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और गुने में साइन थीटा, यही हो गया टॉर्क। अब मेन ये सवाल उठता है कि ये जो टॉर्क बना है ये टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन बताइएगा ना, तो वो तो वेक्टर में ही आपको पढ़ा सकते थे, फिर भी यहाँ हम ट्राई करते हैं, ठीक है, यहाँ हम कोशिश करते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताएंगे। अब मिटाते हैं, देखो इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है। तो अगर डायरेक्शन चाहिए कि डायरेक्शन बताए टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंडेड पाम रूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। राइट हैंडेड पाम रूल क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जो निकलेगा वो वाला जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस पे वेक्टर जे होता है, और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के होता है। तो राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि जिस वेक्टर को आप पहले मान रहे हैं उसमें हथेली रखिए, और आई को अगर आप जे में गुना करना चाह रहे हैं तो आई को जे के तरफ ऐसे लपेट दो, अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर बतलाएगा। मतलब आई को अगर जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट में हमको मिलेगा के, बाहर की तरफ के है, यानी आई क्रॉस जे अगर कर दिया जाए तो रिजल्ट मिलेगा के। कोई कहे कि अगर हम जे क्रॉस आई करके देखें तो क्या मिलेगा, तो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जे तो हमेशा ऊपर में रहेगा प्लस वाला, जे यहाँ हथेली रखते हैं और इसको लपेटते हैं आई की तरफ, तो पता चलेगा कि ये अंगूठा अंदर की तरफ है, मतलब के तो मिलेगा लेकिन कैसन में, माइनस में। और ये सब चीज़ या तो 11th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हो तो फिर इंतज़ार करो 12th का मैथ। अगर ये याद है आपको कि जे क्रॉस के तो क्या मिलता है, जे क्रॉस के आई, वो भी चेक कर लेते हैं। ऊपर में जे है, इसके दिशा में आप हथेली को रखिए और इसको लपेटो किधर, के की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। अंगूठा किधर जाएगा, आई की तरफ, यानी आई मिला। इसको क्या कहा जाता है, आई गुने जे। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि आई गुने जे, आई और जे के द्वारा जो प्लेन बनेगा, जैसे ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो हम शैडो पोर्शन कर रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे होंगे, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे आई और जे के कारण बनने वाला प्लेन। द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाई एक्स वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है कौन, जेड, मतलब कि के तो आई और जे को गुना करते हैं के आता है, और के जो होता है वो एक्स, मतलब आई और जे, मतलब आई मतलब एक्स और वाई मतलब जे, एक्स वाई लेके चलो, एक्स वाई पर
परपेंडिकुलर होगा। जैसे जे है और के है, मतलब वाई को अगर जे से गुना करें तो वाई और जे का जो प्लेन होगा वो बाहर की तरफ होगा। वाई और जेड का प्लेन, जे के हटाओ, वाई और जेड का प्लेन, तो वाई और जेड के प्लेन पर एक्स परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उससे दोनों वेक्टर से बनने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसमें अगर पूछा जाए कि आप ज़रा उसका डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E। मतलब P और E के द्वारा जो प्लेन बनेगा उस पर टॉर्क लंबवत होगा। हिंदी वाले छात्र लिख लेंगे कि टॉर्क की दिशा P और E के द्वारा बनने वाले प्लेन पर लंबवत होगा। जैसे देखो इधर P है, P ऊपर की तरफ है और E सीधे जा रहा, तो P को E की तरफ लपेट दो, P है और E की तरफ लपेट दो, P है ना, E की तरफ लपेट दो, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगा? अंदर। कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऐसे नहीं हो सकता है सर, E गुने P। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा। पहले E है ना, तो E के डायरेक्शन में हथेली रखो और इसको लपेटो किधर? ऊपर, P की तरफ, तो अंगूठा कितने जाएगा? बाहर। अंगूठा बाहर जाए चाहे अंगूठा अंदर जाए, दोनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। चाहे बाहर है तो भी इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, अंदर है तब भी बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। बोर्ड मतलब P और E के द्वारा बनने वाला प्लेन। ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है, इसी प्लेन को हम लोग बोलेंगे कि P और E के द्वारा बनने वाला प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर होगा, चाहे इधर से हो चाहे बोर्ड के पीछे से। तो ये तो हो गया डायरेक्शन। अच्छा, आप जब डायरेक्शन के बारे में बता दिए हैं तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि कौन से क्वांटिटी था भाई? वेक्टर 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 क्वांटिटी। ये कौन से क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका SI यूनिट ज़रा बताओ, SI यूनिट ऑफ टॉर्क। लगले ज़रा बता दो SI यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के SI यूनिट, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बताते हैं कि इसको लिखा क्या जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है F/Q, अगर मालूम हो तो, और P को लिखा जाता है 2L गुने में Q। ऐसे काहे लिखे? जब में Q से Q कट जाए तो बच गया फोर्स, और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन और 2L का SI मात्रक होता है मीटर। मतलब टॉर्क के SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। अच्छा, तो डायमेंशन भी ज़रा बता दीजिए। जब इतना बताइए रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क, क्योंकि यही सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर छोड़ दोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका गया। डायमेंशन बताओ। न्यूटन है तो ML/T-2 और साथ ही साथ मीटर, तो लेंथ लिख दो। मतलब डायमेंशन हो जाएगा ML⁻² और T⁻²। ये हो गया डायमेंशन। डायमेंशन को बड़ी कोष्ठ में घेर के लिखो। तो अगर किसी डायपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या होता है? तो टॉर्क क्रिएट होता है। कितना होता है वो बता दिए। अब ज़रा हमको एक चीज़ डाउट लग रहा है कि आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, उसके लिए एक होमवर्क दे के चेक कर लेते हैं। अगर होमवर्क में आंसर आ गया तो हम ये समझेंगे कि आपको समझ में आ गया, और अगर आप आंसर नहीं बताएं तो दो ही बात हो सकता है, या तो आप को टाइप करना नहीं आता है या तो आप जानते नहीं। दोनों में से एक ही कारण हो सकता है, और तो तीसरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि टाइप करने में पैसा तो लगता नहीं। अगर कभी ये पूछ दिया गया, मान लो कि A है और B है, A वेक्टर B वेक्टर, तो A.B बराबर क्या होगा? और ऐसे आ गया कि A है और B है, तो A क्रॉस B बराबर क्या होगा? ये दो क्वेश्चन, इन दोनों का आप जवाब लिख के हमको मतलब दोगे कमेंट बॉक्स में। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, हमको पता चल जाएगा कि आज वाला क्लास आप समझे हैं या नहीं समझे हैं। इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, जो स्पेशल केसेस अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज तो यहीं तक टाइम हो गया है, फिर मिलते हैं। आज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना यार, और जो भी नए हैं पहली बार जो देख रहे हैं
उसको तो सबसे पहले बोलेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा वीडियो शुरू से देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज यहीं तक, बाकी कल क्या होगा उसके लिए कल के एपिसोड में मिलते हैं। आज धन्यवाद।